हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। मैं आप लोगों से आज जिस विषय पे बात करूँगी वह जेपी आंदोलन के विषय में। पिछले वीडियो में भी मैंने जयप्रकाश नारायण के विषय में तथा इनके द्वारा जो संपूर्ण क्रांति चलाई गई थी तथा इनके प्रारंभिक जीवन के विषय में आप लोगों से बात की थी। आज के मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों से जो जेपी आंदोलन चलाया गया था वो कैसे प्रारंभ हुआ और इसका स्वरूप क्या रहा था, इसकी चर्चा आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से करूंगी। जेपी आंदोलन के विषय में यदि हम बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण जी ने कांग्रेस की सत्ता के विरुद्ध अपने आवाज को बुलंद किया था। यदि आगे हम और इसकी चर्चा करते हैं तो जयप्रकाश नारायण के जेपी आंदोलन के संदर्भ में उनके और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मध्य के संबंध बहुत अधिक राजनीतिक महत्व रखते हैं। जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारतवर्ष में विद्यमान भ्रष्टाचार और महंगाई से जयप्रकाश नारायण काफ़ी मर्माहत थे और यही वह का प्रधान कारण था जिसके कारण जयप्रकाश नारायण ने भारतवर्ष में विद्यमान कांग्रेस की सत्ता के विरुद्ध अपने आवाज को बुलंद किया था। और इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इंदिरा गांधी जी को एक पत्र भी लिखा था। इस पत्र के विषय में यदि हम बात करते हैं तो इसमें उन्होंने विस्तार पूर्वक भारत में भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे ज्वलंत मुद्दों को उठाते हुए भारत के बिगड़ते हुए हालात के विषय में चर्चा की थी। जयप्रकाश नारायण यहीं पर नहीं रुके थे, उन्होंने उस समय के कई अन्य सांसदों को भी पत्र लिखा था और इन पत्रों में उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा लिए गए कई फैसलों की आलोचना करते हुए उसे लोकतंत्र के लिए एक खतरा भी बताया था। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि ये जो जुड़ा हुआ है मामला लोकपाल बनाए जाने की जो मांग उठाई गई थी उसकी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। साथ ही साथ लोकायुक्त की नियुक्ति की भी मांग यहाँ पे उठाई गई थी। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं लोकपाल बनाए जाने की मांग के विषय में तो यहाँ पे हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि जयप्रकाश नारायण के इन पत्रों के कारण उस समय के राजनीतिक परिदृश्य में एक भूचाल उठ खड़ा हुआ था, क्योंकि उस समय जो राजनीतिक समीकरण था, कोई भी राजनेता सार्वजनिक तौर पर इंदिरा गांधी के विरुद्ध या उनके द्वारा लिए गए फैसलों के विरुद्ध आवाज बुलंद नहीं किया करते थे, किंतु जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के विरुद्ध उनके फैसलों के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद करते हुए लोकपाल बनाए जाने की तथा साथ ही साथ लोकायुक्त की नियुक्ति की भी मांग यहाँ पे उठाई थी। अब यहाँ पे जब नेक्स्ट मैं स्लाइड में फिर आप लोगों से बात करूंगी कि किस प्रकार उन्होंने अन्य कार्य करते हुए संपूर्ण क्रांति की ओर इसे बढ़ाया था और इसे जन साधारण का आंदोलन भी बना दिया था। यहाँ पे यदि बात की जाए तो रोजमर्रा के उपयोग के कई चीजों की जो दाम थी वो बेतहाशा इसमें वृद्धि हुई थी। यही नहीं, उन्होंने भ्रष्टाचार की जांच के लिए बनाई गई कई समिति की सिफारिशों को न मानने का आरोप इंदिरा गांधी पर लगाया था। इस समय की एक उल्लेखनीय घटना यह भी रही थी कि इंदिरा गांधी के द्वारा राज्यों की कांग्रेस सरकारों से कांग्रेस दल के लिए चंदा देने को कहा गया था। गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई से चंदे के रूप में कुछ पैसे की मांग की गई थी, जिसके कारण जनसाधारण के रोजमर्रा के उपयोग के कई चीजों के दामों में बेतहाशा वृद्धि की गई थी। यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो राशि उनसे मांगी गई थी मुख्यमंत्री चिमन भाई से, यह 10 लाख रुपए थी। नेक्स्ट जो है, यदि हम बात करते हैं कि कैसे जो है ये आंदोलन इनका संपूर्ण क्रांति की ओर अग्रसर हुआ, तो यहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है कि जिसके कारण गुजरात राज्य आंदोलन की ओर अग्रसर हो गया था, लेकिन पुलिस द्वारा इस आंदोलन को दबाने के लिए बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई थी, जिसमें कई आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। जयप्रकाश नारायण जी ने गुजरात के इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया था तथा 5 जून 1974 को जयप्रकाश जी ने इंदिरा गांधी के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वह कब दिया गया था, तो यह हम देखते हैं कि 1974 में इस क्रांति का जो नारा है वो दिया गया था और इसकी प्रारंभ हुई थी।
अब यदि हम और आगे बात करते हैं तो यहाँ हमें यह देखने को मिलता है कि यह आंदोलन किस प्रकार से अपना जो हम कह सकते हैं विस्तार कर रहा था। यदि हम इसकी चर्चा करते हैं तो यहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है कि रेलवे के लाखों कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर चले गए थे। साथ ही साथ गुजरात का आंदोलन बिहार तथा अन्य भारत के राज्यों में भी फैलने लगा था। इस समय इस आंदोलन को रेलवे का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। जब रेलवे के लाखों कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे, बिहार में गुजरात के तर्ज पर छात्रों ने सक्रिय आंदोलन प्रारंभ कर दिया था और विधानसभा की ओर बढ़ने लगे थे। कोई भी व्यक्ति, हम यहाँ पर जैसे देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसा जयप्रकाश नारायण जी सुनिश्चित करना चाहते थे। जयप्रकाश जी ने इस आंदोलन के कमान को संभाल लिया था, किंतु उन्होंने कहा इस आंदोलन में कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। उनकी इस बात का समर्थन सभी लोगों ने किया और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए छात्रों ने अपना इस्तीफा उन राजनीतिक पार्टियों को सौंप दिया तथा जेपी आंदोलन में संपूर्ण रूप से शरीक हो गए थे। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों से बात करूंगी कि कैसे इसमें जो छात्र थे वो इसमें जुड़ते चले गए तथा साथ ही साथ कैसे भ्रष्टाचार और कालाबाजारी के खिलाफ आवाज उठाई गई थी। यदि हम यहाँ पे बात करते हैं छात्रों की जो इसमें भूमिका रही थी इस आंदोलन के संबंध में, तो हमें यह देखने को मिलता है कि बिहार छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन जो है वह हुआ था। सभी छात्रों ने सामूहिक रूप से बिहार छात्र संघर्ष समिति के बैनर के तले आंदोलन में एक नई जान फूंक दी थी। जयप्रकाश नारायण जी ने उस समय बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर से इस्तीफे की मांग कर डाली थी। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भ्रष्टाचार जो कालाबाजारी है इसके खिलाफ भी इस आंदोलन में लड़ाई हुई थी। इसमें हमें यह देखने को मिलता है कि जेपी आंदोलन का मुख्य जो बिंदु रहा था वो भ्रष्टाचार और कालाबाजारी के खिलाफ लड़ाई या संघर्ष रहा था। जयप्रकाश नारायण जी की आलोचना करते हुए इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि कुछ लोग ग्राम विकास में अपनी रुचि खोकर सक्रिय राजनीति में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, ये बताता है कि यह आंदोलन जो है वो आखिर में कितना सफल उस समय साबित हुआ था। अब यदि यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसके वजह से जो है कई महत्वपूर्ण जो नेता जो उनके द्वारा आंदोलन चलाया गया था वो उनके खिलाफ हो गए थे इंदिरा गांधी जी के, जिसमें कि हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी के जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर इस कटाक्ष से कई कांग्रेसी नेता सहित कई महत्वपूर्ण नेता इंदिरा गांधी के विरुद्ध हो गए थे। 8 अप्रैल 1974 को जयप्रकाश नारायण जी ने विरोध के लिए जुलूस का आह्वान किया था, जिसमें जनसाधारण एवं आक्रोशित जनता का व्यापक समर्थन हमें देखने को मिलता है। अब यदि यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसका जो आंदोलन की जो व्यापकता है वो कहाँ तक रही थी या यह विस्तार इनका कहाँ तक रहा था, यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसका विस्तार हमें संपूर्ण भारतवर्ष में देखने को मिलता है। हमें यहाँ पे यह देखने को मिलता है कि जेपी आंदोलन मुख्य रूप से समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, निर्धनता जैसे सामाजिक मुद्दों को लेकर उठाया गया था, जो कालांतर में कांग्रेस दल की नेता इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर करने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ था, जिसमें कि गुजरात, बिहार तथा संपूर्ण भारतवर्ष में यह एक व्यापक आंदोलन के रूप में हम देखते हैं कि प्रदर्शित हुआ था और प्रसारित भी हुआ था। यहाँ पे ये जो आंदोलन है वह एक ऐसे समाज का निर्माण करने का इसमें प्रयास रहा था जहाँ जितने भी स्त्री पुरुष हैं उनके बीच में समानता स्थापित हो सके, जाति का कोई भेदभाव नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, बेरोजगारी नहीं हो, साथ ही साथ गरीबी और दरिद्रता के शिकंजे में कोई भी व्यक्ति या समाज का कोई भी वर्ग इसमें नहीं हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो आंदोलन है इसमें गरीबी और दरिद्रता, इससे समाज को जो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से यह आंदोलन मुक्त कराने का भी प्रयास किया था। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं जयप्रकाश नारायण जी के जो यह आंदोलन के विषय में, तो यहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है कि जयप्रकाश नारायण जो थे उनका जो सर्वोदय का आंदोलन जो चलाया गया था
विनोबा भावे के द्वारा तथा भूदान आंदोलन भी जो विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था, इन दोनों ही प्रयास जो किए गए थे विनोबा भावे के द्वारा, उससे वो संतुष्ट नहीं थे। उनका यह विश्वास था कि उन्होंने सर्वोदय और भूदान आंदोलन की सफलता की जो कल्पना की थी, उस लक्ष्य तक पहुंचने में सर्वोदय और भूदान आंदोलन असफल रहा था। जैसा कि हम जानते हैं कि सर्वोदय का अर्थ ही होता है सबका उदय, परंतु क्योंकि समाज में उस समय गरीबी, निर्धनता और भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था, इसलिए जो यहाँ पे ये जो था नीति या विचार विनोबा भावे का, इसमें भी वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए थे, जिससे जयप्रकाश नारायण जो थे वो संतुष्ट नहीं थे। आगे हमें यह देखने को मिलता है कि जयप्रकाश नारायण जी भारत में राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव के लिए किए जा रहे धन बल और चुनाव के बढ़ते खर्चों, इससे भी वो काफ़ी दुखी थे। उनका विश्वास था इससे भारतीयों का कोई भला नहीं हो सकेगा। जेपी का आंदोलन वास्तव में भ्रष्टाचार और लोकतंत्र में राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे धन बल का प्रयोग से प्रभावित होना भी रहा था। अब यहाँ पे यदि हम देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण जो है वो इंदिरा गांधी को इस आंदोलन के द्वारा सत्ता से हटाने के लिए चुनाव के मैदान में शक्ति परीक्षण के लिए इसमें कूद पड़े थे, किंतु 9 अप्रैल 1974 को यह प्रारंभ हुआ यह आंदोलन वास्तव में अपने मूल लक्ष्य से भटक कर एक संसदीय राजनीति के लिए प्रेरित आंदोलन बन गया था और इंदिरा गांधी द्वारा किए गए कटाक्ष, आपातकाल और अपमान के कारण जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने के लिए चुनाव के मैदान में शक्ति परीक्षण के लिए कूद गए थे। अब आगे मैं यदि आप लोगों से यहाँ पे बात करूंगी तो यहाँ पे जयप्रकाश जो नारायण थे, उन्होंने 1977 में फिर से लोकतंत्र बहाल करने की मांग की थी। जयप्रकाश नारायण जी के समक्ष आपातकाल तथा अन्य राजनीतिक घटनाएं इस क्रम में उपस्थित हुई थीं। उन्हें यह लगने लगा था कि पहले जनतंत्र को, लोकतंत्र को बचाना आवश्यक है और यही कारण है कि जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य इमरजेंसी या आपातकाल को समाप्त कर लोकतंत्र को बहाल करना हो गया था और जिसमें उन्हें पूर्ण सफलता भी मिली थी जब उन्होंने 1977 में फिर से लोकतंत्र बहाल करने की मांग की थी। जेपी आंदोलन के समय सामाजिक न्याय और जाति विहीन समाज की परिकल्पना की गई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि जेपी आंदोलन का जो स्वरूप रहा था वह सामाजिक ही रहा था और जेपी आंदोलन के समय सामाजिक न्याय और जाति विहीन समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिए छात्रों द्वारा इस आंदोलन में अपना सब कुछ सौंप देने की बात की गई थी। यहाँ तक कि छात्रों ने, युवाओं ने अपने नाम में सरनेम लगाना छोड़ दिया था, किंतु बाद में यह सिर्फ एक कल्पना मात्र ही रह गया था। नागरिक चेतना को जनसाधारण के बीच विकसित करने में पूर्ण रूप से यह सफल रहा था। निष्कर्ष के तौर पे हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन वास्तव में लोकतांत्रिक अधिकारों की नागरिक चेतना को जनसाधारण के बीच विकसित करने में पूर्ण रूप से सफल हुआ था तथा आंशिक रूप से युवा वर्ग को पर्यावरण की तरह आकर्षित करने में तथा समाज में विद्यमान जितने भी पुरुष और स्त्री हैं उनमें असमानता को समाप्त करने में तथा जातिगत भेदभाव को समाप्त करने में भी सफल रहा था। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं जेपी आंदोलन के विषय में तो यहाँ पे इसका जो निचोड़ हमारे समक्ष आता है, ये हम यहाँ पे जरूर कह सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के कारण एक सांप्रदायिक सद्भाव की जो भावना समाज में विकसित हुई थी वो अपने आप में जयप्रकाश नारायण जी के मेहनत को दर्शाता है और यह प्रेरणा की तरह काम किया था, जो कि एक सकारात्मक परिणाम हम कह सकते हैं कि इस आंदोलन का रहा था। परंतु कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि जेपी आंदोलन के जो परिणाम थे वो काफ़ी दूरगामी भी रहे थे। तो यहाँ पे जेपी आंदोलन के विषय में यदि हम बात करते हैं तो ये भारत की आज़ादी के पश्चात पहला ऐसा कोई सामाजिक आंदोलन रहा था जिसमें निर्धनता, गरीबी, भ्रष्टाचार
इसके विषय में बात की गई थी कि समाज से इसे कैसे हटाया जाए। यहाँ तक कि जो स्त्री और पुरुष के मध्य में असमानता है उसको भी हटाने की बात इस आंदोलन के द्वारा की गई थी। सामाजिक न्याय की कल्पना की गई थी और जाति विहीन समाज की भी कल्पना इसमें की गई थी। और पुनः एक प्रकार से कहा जा सकता है कि संपूर्ण जो लोकतंत्र है या उसकी जो विशेषताएं हैं उसी को लागू करने का प्रयास एक ये जेपी आंदोलन के रूप में हमारे समक्ष उभर करके आता है। इसी के साथ धन्यवाद। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।